आज के क्लास में हम लोग का ओजोन और क्षय के बारे में पढ़ना है। ओजोन परत हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के यूवी रेडिएशन जो किरण होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, उसको ये क्या करता है, रोकता है। जिससे ये अगर ये रेडिएशन आएगा हम लोग के पास, जिससे हम लोग बहुत सारे नुकसान हो सकता है, बहुत सारे हम लोग बीमारी भी देखने को मिलता है। ये इसी को रोकने का काम करता है ओजोन लेयर। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि इसमें ओजोन लेयर में बहुत सारे अवक्षय देखने को मिल रहा है, मतलब उसमें होल देखने को मिल रहा है। तो उसी को हम लोग अवक्षय के रूप में जानते हैं। तो सूर्य की किरणों में उपलब्ध पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें जीवों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिससे हमारी रक्षा ओजोन परत कर रहा है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल को दो परतों में विभाजित किया जाता है। एक है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर। तो अगर वायुमंडल का बात करेंगे तो एक ट्रोपोस्फीयर दिया हुआ है, एक स्ट्रेटोस्फीयर दिया हुआ है। तो जो ओजोन परत होता है वो किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। वायुमंडलीय गैस ट्रोपोस्फीयर में रहता है। तो वायुमंडलीय गैस जितना भी होता है वो किस में रहता है, ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। एवं स्ट्रेटोस्फीयर में 1600 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं, और इसी में ओजोन परत देखने को मिलता है, जो कि एक कवच के रूप में काम करता है, यूवी रेडिएशन को रोकने का काम करता है, ये भी बोल सकते हैं। ये वायुमंडल पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। हम इन किरणों का दुष्प्रभाव से बचाती है, मतलब जिसका जो दुष्प्रभाव होता है, जो हम लोग खतरनाक होता है, उससे ये बचाने का काम करता है। कौन, ओजोन परत। ये पराबैंगनी किरणों के मनुष्य की विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है। अगर बात करेंगे अगर ये पृथ्वी पर आती है तो हम लोग मनुष्य के लिए कौन कौन सा बीमारी उत्पन्न कर सकता है, तो ये त्वचा कैंसर कर सकता है, मोतियाबिंद कर सकता है, आदि के जन्म दे सकता है। ओजोन का निर्माण आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की प्रक्रिया से होती है। तो ये ओजोन कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन के साथ O का अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। यही O3 का यहाँ पर लेयर देखने को मिलता है, जिसको ओजोन लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका बात करते तो स्ट्रेटोस्फीयर या इसको समताप मंडल भी कहते हैं, इसमें इसका निर्माण होता है। निर्माण एवं निर्मीकरण के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। ओजोन का मोटाई अगर बात करेंगे तो ओजोन की मोटाई को हम नाम देते हैं डॉप्सन यूनिट के से मापा जाता है। ओजोन का मोटाई जो होता है किससे मापा जाता है, डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी कुछ रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा परमाणुक O ऑक्सीजन में विखंडित हो जाती है, जिससे ओजोन का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, ओजोन खत्म होने लगता है। बताया जा रहा है जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ ओजोन का अभिक्रिया करके ये ओजोन परत खत्म हो जाता है, ClO में बदल जाता है और ऑक्सीजन में बदल जाता है। जिसके कारण क्या देखने को मिलता है कि ओजोन परत का क्षय होने लगता है, उसका अवक्षय होने लगता है। और फिर ये ClO का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Cl ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो इस तरह से क्या होने लगता है, जो ओजोन परत होता है उसका क्षय दिखने लगता है, वो धीरे धीरे लेयर खराब होने लगता है। अगर हालांकि ओजोन अवक्षय व्यापक रूप से होता है, लेकिन इसका असर एंटार्क्टिक क्षेत्र में खासकर देखा जाए, इसको कहा जाता है इसका असर ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, एंटार्क्टिक एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ जगह जगह पर ओजोन परत में इतनी कमी पड़ जाती है कि छिद्र का आभास होने लगता है, और इस ओजोन छिद्र का संज्ञा दी जाती है। और कुछ सुगंधीय झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। इससे उपयोग से वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर तक को नष्ट करती है। देखो अब देखो हम लोग डिब्बे में जो फुहारा या झाग वगैरह यूज करते हैं, इसको हम लोग एरोसोल के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े थे, झाग वगैरह को एरोसोल कहते हैं। यही एरोसोल क्या होता है, इसी के वाष्प से CFC जो गैस होता है वो ओजोन स्तर तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये ओजोन स्तर तक पहुंच जाता है। और पहुंच के ओजोन स्तर को क्या करता है, ये नष्ट करता है। CFC सबसे बड़ा नाम इसको याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि ओजोन परत को ये क्या करता है, खत्म कर रहा है।
यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई ओजोन क्षेत्र होल बनते जा रहा है और इससे पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेगा इससे। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो होल बन रहा है ज़्यादातर कहाँ पे बन रहा है, तो एंटार्क्टिका एरिया में, जहाँ पर इंसान कम रहता है। अगर पृथ्वी को देखा जाए तो ये वाला एक हिस्सा को हम लोग कहते हैं एंटार्क्टिका, ठीक। इस हिस्सा में ज़्यादा ओजोन क्षय देखने को मिलता है इसको वायुमंडल में। तो ये जो CFC गैस निकलता है ये ज़्यादातर कहाँ से निकलता है, ये हानिकारक तो है ही, कहाँ कहाँ से निकलता है, जितना भी ठंडा करने वाला चीज़ होता है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जो यहाँ फ्रिज वगैरह होता है, शीतलक जो कूलर वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ों से, मतलब जो AC वगैरह होता है, ये सब चीज़ों से ये CFC गैस निकलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कहीं पर अगर पूछा जाएगा CFC गैस किससे निकलता है, जो ओजोन को क्या करता है, क्षय करता है, ओजोन को ख़त्म करता है, तो ये सब चीज़ों के जो ठंडा करने वाली चीज़ होता है उसी से ये सब गैस निकलता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक अनुसंधानों से ओजोन की परत की क्षति पहुंचाने वाली अन्य कारणों का भी सम्मिलित किया गया है। मतलब ओजोन का जो क्षति हो रहा है कुछ और एक कारण से भी हो रहा है, सिर्फ CFC से ही नहीं हो रहा है। इस चीज़ से पता चला है, जैसे ज्वालामुखी से भी हो रहा है, रासायनिक उर्वरक से भी हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी हो रहा है। ये सब चीज़ें जो यूज किया जा रहा है, ये ज्वालामुखी तो हम लोग, ये नेचुरल चीज़ होता है, ये हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक उर्वरक यूज करती है हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होता है इससे भी ओजोन का क्षय हो रहा है। अन्य वन वृक्षों को जलने से मिथाइल क्लोराइड भी इसी तरह से हानिकारक रसायन है, जिससे विश्व स्तर पर केवल 5% ओजोन की हानि हुई। अगर बात किया जाए तो ये सब कारणों से विश्व स्तर पर अगर बात करें 5% ओजोन की हानि हुई है, पर चीन और भारत उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और ब्राज़ील में इनका अंशदान ओजोन की परत में हानि पहुंचने में 40% हिस्सा है। ठीक है, कि अगर ओजोन का बात करेंगे वो 5% ही नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो ओजोन का हानि पहुंचा रहे हैं उसमें कौन कौन सा कंट्री आ रहे हैं, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका वाला क्षेत्र है, भारत, चीन, ये सब ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं ओजोन का क्षय होने। ओजोन में जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, होल दिख रहा है, उसका इसको खराब करने में जो 40% बोल सकते योगदान है, कौन सा देश का है, तो चीन, भारत जैसे देश का है। संभवतः मीथेन के साथ क्लोरीन तथा क्लोरीन से हुई प्रतिक्रिया में क्लोरोफ्लोरो युक्त कार्बन हाइड्रोकार्बन के इस प्रकार बनते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन किस प्रकार पहले बनता है उसके बारे में, ये मीथेन से बनता है। मीथेन के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक क्लोरीन जुड़ता है, फिर क्लोरीन के साथ जुड़कर 2 क्लोरीन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन को हटा के तीसरा क्लोरीन फिर इसमें साथ जुड़ेगा। अब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके फ्लोरीन जुड़ रहा है, तो इस तरह से ये जुड़ते जाता है। अब फ्लोरोकार्बन का ये निर्माण करता है। तो कौन सा गैस होता है, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये सिंपल चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी सब के कारण। अब आगे दिया हुआ है कि ओजोन अवक्षय को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि समिति बनी थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। जनवरी 1989 में यह प्रभावी हुई, मतलब इसको लागू कब किया गया, तो 89 में किया गया। इस संधि के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिया गया, और इसके तहत CFC और अन्य ओजोन ऐसा जो गैस जो ओजोन को क्षय कर रहा है, जैसे CFC या कोई भी है जो ओजोन को अवक्षयकारी कर रहा है, उसमें कमी करना है। सभी कंट्री को ऐसा दिशा निर्देश दिया गया। ये 1987 का ही बात है, और ये जो प्रोटोकॉल लाया गया था, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका नाम दिया गया था। ठीक है, जिसके तहत ये बताया गया था कि ये सब जो पदार्थ जो डिफ्लेक्शन कर रहा है, ओजोन का क्षय कर रहा है, उस पर वो कमी करना है सभी कंट्री को। अब देखो बात करते हैं अगर अम्लीय वर्षा का, तो अम्लीय वर्षा जिसमें
वर्षा में अम्ल का मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे अलग अलग चीज़ों का नुकसान देखने को मिलता है। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संचालित वाहनों एवं विभिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों को जलने से वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड मुक्त होते हैं। अब देखो, अलग अलग ईंधन को हम लोग जब जलाते हैं या तो गाड़ी वगैरह के कारण ईंधन जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो मुक्त होता है वातावरण में। ये हवा में मौजूद जल के साथ संयुक्त होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जो कि एक अम्ल का निर्माण हो गया। यही जो मुक्त होता है ऑक्साइड, ये जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ये मेन दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यही वर्षा के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है और पृथ्वी पर यही गिरता है, और वर्षा के साथ ये दोनों का दोनों अम्ल होता है। अम्लीय चीज़ कोई भी होता है ज़्यादा मात्रा में रहता है तो हर एक चीज़ को नुकसान करता है, किसी चीज़ को खराब कर देगा, ऐसा देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा के चलते धरती पर एवं जलाशयों में रहने वाले जीव जंतु प्रतिकूल असर पड़ता है, और अम्लीय जल के मकानों और स्मारकों का पुल या सड़क आदि धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खुरचने लगता है, खराब होने लगता है। कोई मकान हो या घर वगैरह हो, वो धीरे धीरे अम्लीय वर्षा उस पर पड़ेगा तो खुरचने लगेगा, पुल वगैरह हो तो सब खराब होने लगता है। और जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव तो अभी से कि वो जल में अम्ल का मात्रा बढ़ेगा, और अम्ल का मात्रा बढ़ेगा तो उसमें रहने वाले जीव के लिए क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। परिणाम स्वरूप नील हरित शैवाल, कैडमियम आदि नील हरित शैवाल, मछलियाँ, जीवाणु आदि जीव मरने लगते हैं। तो जितना भी ये सब चीज़ें होते हैं, ये अम्लीय वर्षा के कारण करने लगते हैं, धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसलिए कि अम्लीय चीज़ में हर एक चीज़ को ज़्यादा अगर अम्लीय हो जाता है तो उसमें जिंदा रहना मुश्किल है। तो ऐसे अम्लीय चीज़ों से बहुत सारे नुकसान, लेकिन ये चीज़ें याद रखना है कि इसमें अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है, दो पदार्थों के कारण दो पदार्थ का निर्माण होता है। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। दोनों का सूत्र भी ध्यान में रखना है। आगे चर्चा किया जा रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ लिखा ट्रेजेडी यहाँ पर लिखा जाता है इंग्लिश में, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुआ था, तो ये बहुत भयानक घटना था, जिसमें बहुत लोगों की मौत भी हो गया था। इस बात को यह कहीं कहीं पर पूछ भी देता है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कैसे याद रखेंगे, तो पहले ये हुआ कहाँ पे था और कब हुआ था, उसका डेट याद रखेंगे, और किस गैस के कारण हुआ था, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसको आसानी से हम लोग लिख सकते भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। वायु प्रदूषण होने वाले प्रभावों की जब चर्चा की जाती है तो विश्व का सबसे भयंकर भोपाल गैस ट्रेजेडी सबसे आगे आता है। ये भोपाल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, भोपाल में हुआ था, भारत का ही पार्ट है। 3 दिसंबर, ये कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि। कब का बात है, 3 दिसंबर 1984 का बात है। मध्य रात्रि मतलब रात के बीच वाला हिस्सा जो होता है, भोपाल में स्थित मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सा पदार्थ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जो MIC भी दिखाते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड संबंधित कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बन कंपनी के कारखाने का एक षड्यंत्र दुर्घटना बस हुआ था। अब देखो, ये जो कंपनी था ये क्या बनाता है, कीटनाशक बनाता है। तो उसमें एक गैस रखा हुआ था, एक पदार्थ रखा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा हुआ था, और ये दुर्घटना हुआ, और ये दुर्घटनावश जहरीली गैसों का रिसाव होने लगा। ये जो जहरीली गैस है इसी का रिसाव शुरू हो गया। इसके चलते 2000 से ज़्यादा लोगों की सोते हुए अकारण मृत्यु हो गई। जब ये हुआ तो उसके कारण लोग तो सो रहे थे, तो सोते हुए लगभग 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत से लोग असाध्य बीमारियों का शिकार हो गए, और हजारों लोग अपनी आँखों से हाथ धो बैठे, और हजारों की संख्या में वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को आँख से दिखाई देना बंद हो गया। श्वास रोग से पीड़ित हो गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। इस दुर्घटना में निकलने वाली मुख्य गैसें फॉस्जीन तथा मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और एक और गैस था फॉस्जीन था। यही 2 गैस का नाम याद रखना है जो कि ये
यही गैस लीक हुआ था। इस लीक होने के कारण लगभग 2000 लोग की मृत्यु हो गया, बहुत लोग अलग अलग बीमारियों से जूझने लगे और हजारों लोग का आँख खत्म हो गया, आँख से दिखाई देना बंद हो गया। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति, अलग अलग शहरों में कितने कितने प्रतिशत वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। अधिकांश महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रकोप सबसे अधिक दिखाई देता है। जो महानगर है, बड़े बड़े शहर है, उसमें वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए गाड़ी वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है, जो मुख्यतः विभिन्न प्रकार के वाहनों के उपयोग और उनके बढ़ती संख्या के कारण होता है। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि महानगर जो बड़ी बड़ी शहर होता है वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। और प्रदूषण ज़्यादा होने का कारण क्या है, तो वहाँ पे वाहन जो होता है ज़्यादा मात्रा में चलता है। तो वाहन ज़्यादा मात्रा में चलने के कारण वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ पे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो CBCB बनाया गया है, CPCB के अगस्त 2003 के रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद देश का सबसे प्रमुख अहमदाबाद बताया जा रहा है कि ये देश का हम लोग शहर का नाम है, हम लोग अपने देश के शहर का नाम है, जो बड़े शहर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषक शहर बताया गया था। ये कब के रिपोर्ट में, ये 2003 के रिपोर्ट में बताया गया था कि सबसे ज़्यादा प्रदूषक शहर है कौन, अहमदाबाद। और ये कानपुर का स्थान उसके बाद है। 2 नंबर पे कौन था, तो 2 नंबर पे कानपुर था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 नंबर पे अहमदाबाद, 2 नंबर पे कानपुर था। उसके बाद नाम आता है कोलकाता का, दिल्ली का, मुंबई का स्थिति में चिंताजनक बताई गई थी। और हैदराबाद, कोचीन, मतलब जितना भी बड़े बड़े शहर का नाम यहाँ पर दिया है सब प्रदूषण के अंतिम स्तर पर पहुँच गए, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के चलते अहमदाबाद के प्रतिदिन औसतन 210 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में मुक्त होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये किस कारणों से, तो विभिन्न उद्योग, अब यहाँ पर उद्योग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उद्योग से भी क्या होता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और बताया जा रहा है उद्योग से प्रति औसतन 210 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में क्या होता है, मुक्त होता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि बड़े औद्योगिक शहरों में लंबित विविक्त पदार्थ एवं SO2 की सांद्रता काफ़ी अधिक होती है। जितना भी औद्योगिक शहर होता है उसमें जो पदार्थ होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं जो किसी वायु में छिप जाते हैं, ये सब का मात्रा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। भारत के सभी बड़े शहरों में वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक वृद्धि कर रही है। जनसंख्या बढ़ रही है शहर में, तो अवश्य वहाँ वाहन भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके चलते वहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। शहरीकरण के चलते नियंत्रण बढ़ती जा रही है और वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक पदार्थ जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है। और स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के साथ टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड भी रहता है, जो क्या कर रहा है कि ये सब वाहनों से निकलता है, जो कि सब ये क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। ताज़ा अध्ययन से यह पता चलता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर पूरी देश से अधिक है। अभी अगर ताज़ा अध्ययन किया जा रहा है कि आज के डेट में अगर बात किया जाए तो दिल्ली में बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रदूषक शहर माना जा रहा है दिल्ली को। यहाँ वाहनों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है और पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में मौजूद वाहनों की कुल संख्या दिल्ली से कम है, मतलब सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है। और पंजाब और गुजरात का बात करेंगे तो वहाँ पर भी कम है। दिल्ली का बात करते हैं, इसलिए दिल्ली का सरकार ने केजरीवाल क्या ना एक नियम लागू किए थे, एक नियम लागू किया ऑड और इवन। वो नियम लागू किए थे कि गाड़ी नंबर जो होता है वो ऑड वाला एक दिन बाहर निकलेगा, एक दिन इवन वाला बाहर निकलेगा, जिससे क्या किया जा सकता है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये नियम निकाला गया दिल्ली में।
1990 के एक अध्ययन के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में दिल्ली का स्थान चौथा था। इस खतरनाक स्थिति को चिंतित होकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में भारत सरकार को यह निर्देश किया कि दिल्ली के सभी सरकारी वाहनों में डीजल के स्थान पर संपीड़न प्राकृतिक है, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, तो सीएनजी से का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर डीजल और पेट्रोल यूज करते हैं तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और सीएनजी से नहीं होता है। इसलिए बताया गया कि सीएनजी का यूज किया जाए और आज के डेट में सीएनजी यूज किया जा रहा है दिल्ली में, जिससे क्या हुआ पॉल्यूशन में कमी किया गया। इसके तहत 2002 के अंत तक दिल्ली के सभी बसों एवं सीएनजी में परिवर्तित कर दिया जाए। ये भी रखा गया था, एक टारगेट रखा गया था कि 2002 तक क्या किया जाए, जितना भी बस है सब में सीएनजी हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी सब में सारे बस में सीएनजी नहीं हुआ है। ठीक है, ये 2002 का बात हो रहा है, अभी हम लोग को 2024 आ चुका है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी गाड़ियों को भी धीरे धीरे हटाने का बात किया गया था कि जितना पुरानी गाड़ी है उसको हटाया जाए और सीएनजी का प्रयोग से पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में प्रदूषण उत्सर्जित होता है। तो अगर सीएनजी का अगर प्रयोग किया जाता है इससे प्रदूषण जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी पूर्ण दहन हो जाता है। इसलिए देखो, जो कम जलता है, पूरी तरह से नहीं जलता है, वही ज़्यादा प्रदूषण करता है। इस बात को ध्यान में, जो पूरी तरह से जलेगा वो कभी प्रदूषण नहीं करता है। इनमें पेट्रोल डीजल की तरह अमिश्रण में कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसके फलस्वरूप दिल्ली शहर के वायु प्रदूषण काफ़ी कमी आई और सीएनजी के प्रयोग के साथ साथ शीशा रहित एवं कम कल्फर वाले डीजल एवं पेट्रोल के प्रयोग से वातावरण में स्वच्छ बनाए रखने में बहुत सफलता मिली है। बोल सकते हैं कि जो डीजल होता है तो उसमें सल्फर वाले कम सल्फर का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन कम देखने को मिलता है। ताज़ा सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में कार्बन एवं सल्फर ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी कम हो गया है। अभी का अगर सर्वेक्षण किया जाए तो पता चला है कि दिल्ली में कार्बन और सल्फाइड का ऑक्साइड जो हो गया है वो कमी देखने को मिला है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई वाहन नीति लागू की, जिसके अंतर्गत वाहनों के उत्प्रेरक परिवर्तनों या कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग आवश्यक कर दिया गया। पेट्रोल एवं डीजल ईंधनों में सल्फर की मात्रा को नियंत्रित किया गया और इससे संबंधित वाहन इंजनों के विभिन्न मानक स्तर तय किया गया और यूरो 2 मानक के रूप में डीजल और सल्फर की सांद्रता 350 ppm तथा पेट्रोल और इसकी सांद्रता 150 ppm और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% तक सीमित किया गया। मतलब सब चीज़ों को लागू किया गया। सब चीज़ों में जो मात्रा जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है उसका मात्रा को एक निर्धारित किया गया, इतना ही मात्रा होना चाहिए जिससे हम लोग पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। यह लक्ष्य रखा गया है कि धीरे धीरे इन ईंधनों को सल्फर की सांद्रता को 50 ppm तक लाना है, मतलब सल्फर कम से कम उसमें रहे। अभी सल्फर का सांद्रता कितना 305 यूज किया जा रहा है और धीरे धीरे ये टारगेट रखा गया है कि सल्फर का सांद्रता कितना यूज किया जाए, तो सिर्फ 50 ही यूज किया जाए। अभी भारत के मुख्य 11 शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, आगरा, कानपुर, पुणे और सूरत, ये 11 शहर दिया हुआ है जिसमें यूरो 2 मानक के तुल्य भारत स्टेज 2 लागू किया है। ठीक है, मतलब 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर 2 ही लागू हुआ है। इन शहरों के लिए यह तय किया गया है कि 1 अप्रैल 2005 तक सभी स्वचालित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक यूरो 3 और अप्रैल 2010 तक ये बताया गया है कि 4 भी लागू कर दिया जाएगा। अभी तो ये पहले का बुक छपा हुआ है, इसलिए पहले का ही डाटा दिया गया है। अभी का भी और 4 आ गया होगा, हो सकता है 5 भी आ गया होगा। कि ये लागू क्या होता है, ये क्या होता है यूरो 1, यूरो 2, तो इसके तहत क्या किया जाता है, धीरे धीरे करके इसके सांद्रता को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, पॉल्यूशन को कम किया जाता है। देश के अन्य शहरों में अगर बात करते हैं, अन्य शहरों में 1 अप्रैल 2010 तक यूरो 2 का मानक स्तर को लागू करने का निर्धारित किया गया है कि देश के हर एक
शहरों में ये लागू हो जाना चाहिए 2010 तक। ये हम लोग को ये स्तर बताया गया। अब वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या देखने को मिलता है, उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें हानिकारक चीज़ें देखने को मिलता है उसको पढ़ना है। इसको हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।